सीएम दी दुकान का बोल दिया फोन करा था वो मन का अरे भाई ये तो मिलवा दे अपना करते मिलता का पहले बात करवा टेलीफोन करते हैं नंबर भी दे रखा है बिल्कुल कुछ यार एक बात चलो पहले कॉलेज में हेलो तुम तो वो फिर से चलान लग रहा है टाइम लगा जाना तो ले लेंगे जाना तो ले जाएगा उसको क्या कहते हैं हाँ कह दीजिए देखो अरे सब पहले आगे दूर सुबह बताना चाहिए था सुबह मारा था जी फिर आप सीएम ने जेएमएसपी घोषणा करी है जिस पर क्या कहोगे जी अपने मैनिफेस्टो में लोकसभा चुनाव में लेकर आई थी, जैसे सिलेंडर 500 रुपया करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, और कांग्रेस की घोषणा को लागू करने में लगे हुए हैं। मेरा एक और मत भी है कि पार्टियों को अपना घोषणा पत्र की विचारधारा के रूप में तो प्रस्तुत कर सकते हो आप मतदाता को, लेकिन उनका जब खुलासा करके करते हो तो दूसरी पार्टियां सही है, जो सत्तासीन पार्टी होगी वो उसके संज्ञान में जब ये बात आएगी तो वो कोशिश करेगी उसका काउंटर करने का, उसकी पूर्ति करने का है जी। और अभी जैसे चर्चाएं सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही हैं कि कहां से किसको टिकट मिलेगी। क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर टिकट मिली थी, जैसे बातें चली कि विधानसभा चुनाव में हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे? ये सर्वे का कोई मतलब नहीं होता। सर्वे एक ऐसी चीज़ है जो करवाता है। मेरे को कहा गया कि आप 90 चुनाव क्षेत्रों का सर्वे कराओ। सर्वे करवाने वाले की प्राथमिकता होगी कि मेरी सोच क्या है। जब ये प्राथमिकता होगी तो सर्वे भी उसी प्रकार से होगा। तो इसलिए मेरा एक अलग से सोच है। मैंने कांग्रेस के पीछे मीटिंग हुई थी, उसमें ये विचार मैंने दिया था कि आप सर्वे कराओ। कांग्रेस पार्टी इस बात का कि 90 में से कितनी सीटें ऐसी हैं जो जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां चुनाव जीतने की हर प्रकार से संभावनाएं हैं। फर्ज किया वो 60 सीटें आती हैं, उन 60 सीटों पे कांग्रेस जो प्रत्याशी उतारे उसका प्रत्याशी का कांग्रेस की भूमिका, लोगों के लिए सामाजिक तौर पे उसके कार्य और उसकी बुद्धि और उसके अनेक प्रकार से ऐसी चीज़ें जो साधारणता लोगों में होती नहीं। यानी दिल तो सबका करता है राजनीति में आने का, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है। और सोचने का मतलब मैं आपको इशारतन समझा देता हूँ। जैसे कांग्रेस में ले लीजिए, कांग्रेस में पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, ये ऐसे कुछ नाम हैं, और भी 20 नाम मैं बता सकता हूँ आपको। दूसरी पार्टियों में जैसे फाइनेंस मिनिस्टर क्या नाम, निर्मला अरुण जेटली हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पार्टियों को जिनकी जरूरत पड़ती है अपनी विचारधारा को एक ऐसा रूप देने में जिसमें लोगों को उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, लोग उस विचारधारा की तरफ खींचे। और जो जैसे मैंने बताया, ये हर पार्टी ये सोच के करती है, कोई ये नई बात नहीं है।
और दूसरा मैं जैसे कहा कि 60 में से 90 में से 30 सीटें कमज़ोर हैं, वहाँ एक सर्वे ये कराया जाए कि यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने ये विचार इसलिए रखा कि हमारे को हरियाणा में आने वाला जो चुनाव है, सिर्फ यही चुनाव की बात नहीं, आगे 20 साल की राजनीति हरियाणा की क्या हो, किन विचारों को लेके प्रमुखता से लोग आगे आए, कौन सी युवा पीढ़ी है जिसको हम अपनी इस राज्य की जो भी शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, उसको सौंपें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं 90 में से 70 से ज़्यादा टिकटें भूपेंद्र हुड्डा बांटेंगे। आप 50 साल तक कांग्रेस में रहे, आपको पता है कि टिकटें किस तरह से बढ़ती हैं। कितना दम है इन बातों में? क्या कुमारी शैलजा, रणदीप, वीरेंद्र सिंह के खाते में कितनी टिकटें आएंगी? ये तो देखो, बात ये है कि ये 70 बांटना, 90 की 90 बांटना या आधी आधी बांटना, ये आपके पत्रकारिता का अंग है। आप उसको कैसे लिखो, कैसे कहो, मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। उचाना में बहुत सारे दूसरे नेता, जब आप भाजपा में थे उसमें कांग्रेस में सक्रिय थे, वो भी अभी टिकट का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वो जेपी के साथ बहुत सक्रिय थे, अभी वो मैदान में कंटिन्यू सक्रिय हैं और वो कह रहे हैं टिकट हम लेके आएंगे। क्या टिकट तो एक को मिले, चौधरी बृजेंद्र सिंह का दावा माने मजबूत है सबसे, तो क्या वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो चुनाव किस तरह का आप मानते हैं रहेगा फिर उचाना का? नहीं, एक तो आप ये क्यों मानते हो कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, जो आप मेरे से पूछ रहे हो। आप ये पूछो कि उनको अगर टिकट ना मिले और आपको मिल जाए या बृजेंद्र सिंह को मिल जाए तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये पूछो। बात है कि उधर से वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो क्या आकलन रहेगा चुनाव का? देखिए, बात यह है कि हरियाणा में 70% लोग मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते। उनके मन में एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के बाहर करना है। अब उसमें वो 70% किसको पसंद करेंगे? तो हरियाणा की अब जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें आप देखोगे तो कांग्रेस के अलावा दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनका कहीं अस्तित्व बचा नहीं है। चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे आप पार्टी है, और भी कोई नाम हो तो बता दो, वो भी हैं। मतदाता के मन में ये विचार है कि अगर ये नहीं है तो फिर कांग्रेस ही है। अब कांग्रेस को ये देखना है कि वो 70% में से कितना हिस्सा अपनी तरफ लेंगे, खींचेंगे, उसके लिए भी काम करना पड़ता है। हल्के में 10-10, 15-15 टिकट के दावेदार हैं, तो जो बागी होंगे टिकट नहीं मिलेगी, उसका कितना चुनाव में असर डालता है? पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा जेजेपी के 10 में से 6 एमएलए बागी थे जिनको बीजेपी या कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी, तो बागी कितना असर डालेंगे जिस चुनाव में भी? ये होता है, हमेशा हर चुनाव में होता है। आप ये मान के चलो कि हरियाणा में जब से चुनाव होने लगे हैं 5 से और 10 के बीच में निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। निर्दलीय क्यों जीतते हैं ये समझने की बात है। निर्दलीय तब जीतता है जब दो राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल, पहले तो बीजेपी बड़ा राजनीतिक दल नहीं थी हरियाणा में, अब है बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी, बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस, और ये दो ऐसे आदमियों को चुनाव लड़ाने के लिए उतारने हैं जिसको लोग ये कहेंगे क्या है। फिर कोई अगर शक्तिशाली राजनीतिक रूप में कोई उभर के कोई निर्दलीय आता है तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पार्टी हमेशा ये सोचती है कि हम अच्छे से अच्छा उतारें। अब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी इस बात के लिए कि वो ढूंढेगी आरएसएस का कहाँ से लेके आए। हरियाणा में आरएसएस है नहीं, वो ऐसे ऐसे खड़े कर देंगे आराम से, कांग्रेस को कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जैसे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से वो चुनाव हल्के में लगातार सक्रिय हैं। हाँ, तो आप देख लेना, अभी तो तारीख घोषित होने दो और फिर मैदान में कौन कौन उतरेंगे उनको देखना। फिर दुष्यंत चौटाला ये कहेंगे कि मैं अपना एक मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा, क्योंकि मेरे को दूसरे चुनाव क्षेत्र में लोगों ने कहा कि यहाँ से लड़ो। जी, और लोकसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल परिवार को इनेलो जेजेपी दोनों को मतदाताओं ने पूरे नकार दिया।
एक भी हल्के में उनकी जमानत नहीं बच पाई। तो क्या लगता है कि ये देवीलाल परिवार की सियासत पर संकट है पूरा विधानसभा चुनाव में? ठीक है, अब परिवार बंट के रहेगा। वैसे तो देवीलाल परिवार राजनीतिक तौर पे 40 साल से ज़्यादा हो गए उनको सरवाइव करते, मतलब हिंदी में क्या बोलोगे, जीवित रहने हाँ? राजनीतिक तौर पे मजबूत एक परिवार रहा है, लेकिन जब परिवार बंटता है तो यही स्थिति होती है। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि लोगों का, एक तो लोग नाराज हो जाए एक पार्टी से, अब वो स्थिति नहीं है। जेजेपी से तो लोग नफरत करने लगे हैं, उनको कुंठा है, इस बात की पीड़ा है कि हमने राजनीतिक तौर पे एक ऐसी गलती की है जिसके परिणाम ये हुए कि राजनीति को ही लोगों ने खरीदना बेचना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार एक चीज है, पैसे का भ्रष्टाचार हो सकता है, जमीन प्रॉपर्टी, लेकिन इन्होंने तो राजनीति का भ्रष्टाचार कर दिया। जी, और अभी लोकसभा चुनाव से पहले अभय चौटाला ने उचाना मंडी में रैली की थी। उन्होंने कहा था कि इनेलो का मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतरेगा विधानसभा चुनाव में। यदि इनेलो से भी कोई चौटाला परिवार से, देवीलाल परिवार से कोई आता है तो फिर चुनाव कैसा रहेगा, मानते हैं आप उचाना का? बता दिया मैंने, उचाना पे इतनी क्यों जोर लगा रखा है? अरे ये समझने वाली बात है। आप मानते हो उचाना पे जोर है, हर राजनीतिक दल चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी ये कहते हैं यहाँ से लड़ेंगे। मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने राजनीति को उचाना में ला के रखा है। मैं मुख्यमंत्री बना नहीं बना ये सवाल नहीं है, लेकिन राजनीति क्या हो, हरियाणा में जींद के लोग ये ना कहें कि वो एमएलए उस नेता के पीछे है, वो एमएलए उस नेता के साथ है। ये प्रथा मैंने ख़त्म की है और मैंने वो परिस्थिति पैदा की जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि चुनाव लड़ना है तो उचाना से लड़ो ताकि मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ जाएं। जी, और एक अभी लोकसभा चुनाव के बाद कुमारी शैलजा ने भी ये दावा किया है सिरसा जीतने के बाद कि मैं भी सीएम पद की दावेदार हूँ। क्या इसका, और उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र को भी लगातार उनके समर्थक सीएम के रूप में भी इसे प्रपोज कर रहे हैं। आगे की राजनीति इन दोनों में कितना द्वंद्व रहेगा? क्या इसका कांग्रेस की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? ये गुटबाजी, कांग्रेस ये गुटबाजी नहीं है, आपको फिर समझाता हूँ। जिस पार्टी ने 76-77 साल के स्वतंत्रता के बाद 50-55 साल 60 साल तक सत्ता में रही है, राज किया है, उसके मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, एमएलए बने हैं 5-5, 6-6, 7-7 बार, वो कोई भी राजनीति करने वाला आदमी इतने समय तक रहेगा तो उसका मन होता है, उसके मन में एक ये बात होती है कि मेरा राजनीतिक योगदान जो है उसको मैं मजबूत रखूं। पार्टी में मजबूत रखने के लिए उसको आप ये नहीं कहते कि ये धड़ों में बट गई पार्टी, नहीं, मैं नहीं मानता। मैं भी कोशिश में हूँ कि मेरे जितने साथी, हज़ारों साथी जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में गए मेरे साथ, आप मेरे साथ फिर कांग्रेस में आए हैं, हम सभी आने वाले भी 95% लोग कांग्रेसी थे जो छोड़ के गए हमारे साथ। मैं भी चाहता हूं कि उनको भी राजनीति में स्थान मिले, इसमें बुराई क्या है? जी, और वीरेंद्र सिंह अब अपना अलग गुट है या वीरेंद्र सिंह रणदीप शैलजा एसआर के गुट में एसआरबी गुट बनेगा, उसमें शामिल है? ये तो आपने लिखना है, जो लिखो लिख देना।